तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग भाऊ 9th लेयर को क्रॉस कर चुके थे और अब तो ग्रैंड इंपीरियंस का भी ध्यान इस पर आने लगा था। अब आगे और डावी को दिखाया जाता है जो कि बोलते यार 100 साल से भी कम समय में इस बंदे ने 9th पैलेस को पार करके, ये बंदा मैं जानता था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और ये बोलते इस बार मैं इससे मिलने अपने एक अवतार के साथ जाऊंगा, जैसे पिछली बार बस डिवाइन सेंस के साथ गया था। तो इसे समझ में आएगा कि मैं इसे कितना महत्व दे रहा हूँ। वू फेंग भी एक्साइटेड थे और ये बोलते हैं कि डावी क्या करने वाला है मुझे पता है, वो अपने अवतार को भेजेगा, लेकिन मैं अपने ओरिजिनल बॉडी के साथ जाऊंगा। उस बच्चे को लगेगा कि यार नहीं, मैं इसको ज्यादा महत्व दे रहा हूँ। उधर माउंट एम्परर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक वुमन थी जो बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था कि इसी ने मानो 9th पैलेस को पार किया है। लेकिन इसके बाजू में जो ओल्ड मैन थे उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और ओल्ड मैन कहते हैं यार देखो, ये तो इम्पेरियन एक्सॉल्ट के पीक पर है, अगर 10th पैलेस को पार करता है तो ये असेंडेंट इम्पेरियन बनेगा और असेंडेंट इम्पेरियन में भी नीचे लेवल का, मिंग डाओ से बहुत नीचे है ये। लेडी गुस्से में कहती है टीचर। तो ओल्ड मैन फाइनली बोलते हैं ठीक है, मैं इससे पूछ लूंगा अगर ये 10th पैलेस को पार कर जाता है तो फिलहाल हाइजी बहुत एक्साइटेड थी और आंखें बंद कर लेती। डिवाइन सेंस उस तरफ पड़ जाता है। इंपीरियल सिटी को दिखाया जाता है और एक कोल्ड हंसी वहां पर सुनने को मिलती है। ये वही बंदा है ना जिसे डाउफे भूल नहीं पा रहा है, मैंने इसे कम में आका। पर्पल यांग सेक्ट को दिखाया जाता है ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में। इस समय जो गुया थे वो चिल्ला रहे थे कि ग्रैंड इंपीरियन इस बंदे को रिक्रूट कर सकते हैं, ये सही बंदा है। और मतलब इसे पता था कि इसकी जो ग्रैंड इंपीरियन जेमिनी है वो फिर से इनकारनेशन में जाने वाली है, तो ये बंदा अच्छा गार्जियन बन सकता है। और जो भी इंपीरियंस थे फिलहाल नीचे में इंपीरियन एक्सॉल्ट्स, वो वांगलिंग को रेस्पेक्ट दिखाते हैं क्योंकि 9th पैलेस को पार करना बहुत बड़ा चीज था। समय बीतता और यहाँ पर बहुत सारे इंपीरियन एक्सॉल्ट्स आ चुके थे, लगभग 700 के आसपास, क्योंकि 9th पैलेस को किसी ने पार किया था। यह बहुत बड़ा न्यूज था। लोग बोलते यार 10th पैलेस को पास करना मुश्किल होगा। जैसे लोग पूछ रहे थे कि ब्रदर जाओ आपको क्या लगता है, क्या ये बंदा 10th पैलेस को पास कर सकता है? बट वो बंदा भी बोलता है मुश्किल है। धीरे धीरे 800 इंपीरियन एक्सॉल्ट्स यहाँ पर पहुंच चुके थे क्योंकि सभी को ये इंपॉर्टेंट इवेंट देखना था। और इस बीच में हाइजी भी आ चुकी थी और सोच रही थी कि यार माउंट सी से मेरा और इसका मिलना 10 साल पुरानी बात है, शायद 10 या 15 साल ज्यादा से ज्यादा, और ये फिर यहाँ पर आकर कारनामे कर रहा है। यहाँ पर एक एसेंडेंट इंपीरियन स्नोरेन प्रकट होते हैं, मतलब अब एसेंडेंट इंपीरियन भी आना शुरू हो गए थे। फ्रेंड्स एसेंडेंट इंपीरियन डाओ विल भी आते हैं। मैंग शुआंग शायद 12th पैलेस पर जाकर फेल हुए थे। वांगलिंग ध्यान देता है कि बहुत सारे लोगों को ये अब अट्रैक्ट कर चुका है। समय बीतता है, वांगलिंग 10th पैलेस में एंटर कर चुका था, लगभग 10 साल का समय भी बीत चुका था। और अगर यहाँ से गोल्डन लाइट निकलता है तो मतलब सेलेस्टियल क्लैन के लिए 49वां एसेंडेंट इंपीरियन आ चुका है। धीरे 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 20 सांस बीत जाते हैं। अब लोगों को लगता है यार बंदा शायद फेल हो चुका है और तभी अचानक से गोल्डन लाइट चमकता है। 10,000 से भी ज्यादा सालों के बाद 10th पैलेस को किसी ने पार किया था और ये जो 4 एसेंडेंट इंपीरियंस आए थे अब ये सीरियस होने लगते हैं। वांगलिंग बाहर आ चुका था, 10th पैलेस को पार कर चुका था। और जब वांगलिंग 10th पैलेस को पार करता तो सेलेस्टियल एंसेस्टर का शैडो भी प्रकट होता है और बहुत सारे लोग बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था इंपीरियन एक्सॉल्ट को एसेंडेंट इंपीरियन बनते हुए। सभी लोग जो सेलेस्टियल एंसेस्टर का शैडो बनता है उन्हें ग्रीट करते हैं। अब वांगलिंग प्रकट जब होता है उसका चेहरा थोड़ा पीला, वो भी जब प्रकट होता तो उन गोल्डन फिगर को देख, सेलेस्टियल एंसेस्टर थे, इन्हें ये 2 बार पहले भी देख चुका था। और मानो सेलेस्टियल एंसेस्टर इसकी तरफ देखते हैं तो मानो इसके सीक्रेट्स को देख रहे हो। और इस समय वांगलिंग के मानो मेमोरीज को सर्च कर रहे हो कि भाई ऐसा हो सकता है ना कि कोई बहरूपिया आ जाए और सेलेस्टियल क्लैन के ऑरा यूज कर रहा हो, बाद में यही का फायदा उठाकर ग्रैंड इंपीरियन लेवल पे चला जाए और इन्हीं के क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दे। इसीलिए सेलेस्टियल एंसेस्टर ने यहाँ पर अपना डिवाइन सेंस बोलो या एक ऑरा छोड़ा था। तो एक तरह से टेस्ट था। अगर वांगलिंग उसे पास नहीं कर पाता, मतलब ये बहरूपिया निकल जाता तो फिर ये अटैक कर देते और यहाँ पर जो भी एसेंडेंट इंपीरियन है, ग्रैंड इंपीरियन है, फिर इसे मार देते। लेकिन वांगलिंग का जो हेवन डिफाइंग बीट रोटेट करता है और कुछ फॉल्स मेमोरीज टाइप का एक लेयर बना देता है, तो सेलेस्टियल एंसेस्टर का शैडो भी ऐसे देख नहीं पाता है पूरी तरह से। तो इसको पास करने के बाद वांगलिंग का नाम सेलेस्टियल कैरेक्टर्स में लिख दिया जाता है वहां सेलेस्टियल एंसेस्टर के द्वारा, नंबर 49 वांगलिंग। उसके बाद सेलेस्टियल एंसेस्टर की शैडो गायब हो जाती है। बहुत सारे लोग वांगलिंग को ग्रीट करते हैं एसेंडेंट इंपीरियन बोल करके, जैसे जूलिन वगैरह। और वांगलिंग सोचता है यार हेवन डिफाइंग बीट खुद से प्रकट हुआ और मुझे बचा लिया, नहीं तो बहुत मुश्किल था इसके लिए। मतलब इसे इतना तो पता था कि डिफाइंग बीट का अपना एक स्पिरिट है, ये इतना पावरफुल है कि सेलेस्टियल एंसेस्टर जैसे लोगों के शैडो को भी बेवकूफ बना सकता है। और वांगलिंग अब सोचता है यार देखो 10th पैलेस में 99 गोल्डन प्लेनेट्स थे, इसलिए उसे पास करना मुश्किल होता है और वांगलिंग को भी सोल आर्मर यूज करना पड़ा था। अब रेन स्नो वगैरह भी वांगलिंग से बात करते क्योंकि वू फेंग के अंडर में था कि अब तो आप एसेंडेंट इंपीरियन बन चुके, आपको ग्रैंड इंपीरियंस का रिक्रूटमेंट भी आएगा। मतलब बाकी जो 3-4 ये आए हुए थे एसेंडेंट, वो लोग अपनी अपनी बातें बोल रहे थे। वांगलिंग भी बदले में बोलता है कि मैंने अभी तक सोचा नहीं है इसके बारे में। लेकिन जब ये 11th पैलेस की तरफ देखता है ये लोग और दंग हो जाते हैं, पूछते भी है कि आप 11th पैलेस को भी ट्राई करना चाहते हो। वांगलिंग भी स्माइल करता है कि हाँ
तीन इनमें से जो थे उन्होंने 11th पैलेस को पार नहीं किया था, 10th पैलेस तक ही पार किए थे। तो ये बताते हैं कि हमारे पास कुछ अनुभव है, हम आपको बताते हैं, क्योंकि 11th को पास करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल और इंजर्ड होने के चांसेस भी रहते हैं। इसीलिए असेंडेंट एम्पिरियंस बहुत कम आते हैं ट्राई करने के लिए, जब तक वो कॉन्फिडेंट ना हो कि मैं इस पैलेस को पार कर जाऊंगा। बताता है जैसे देखो आप 10th को पास कर चुके हो ना, उस लेवल पे 49 लोग हैं, लेकिन 11th पैलेस को पार करने वाले 27 लोग। 13 लोग ऐसे हैं जो 13th पैलेस तक गए थे, और टाइनी चाइल्ड जो है नीचे चौथा वाला बंदा जो था, उसने 12th पैलेस को पार किया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 12th पैलेस को पास नहीं भी कर पाए थे। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो माने जाते हैं असेंडेंट एम्पिरियन काइवे, वो 14th पैलेस को पार नहीं कर पाए। और फिर उनसे भी ऊपर है जो एम्पिरियन असेंडेंट एम्पिरियन मिंगडाओ, 16th पैलेस को पार नहीं कर पाए थे, मतलब 15 तक पार किया था। क्योंकि 11th पैलेस में शुरुआत जो होता है उसमें आपको बैटल करने के लिए मिलेंगे वो जो 72 फॉरेन बीस्ट थे जिन्हें सेलेस्टियल एंसेस्टर ने मारा था, लेकिन फिर आपको फॉर्च्यून्स भी अच्छे मिलेंगे। आज तक 19th पैलेस को बस एक ही बंदे पार कर पाए, तो ग्रैंड एम्पिरियन बने, उनके अलावा कोई नहीं कर पाए। इवन अभी के भी ग्रैंड एम्पिरियंस ऐसा नहीं कर पाए, जैसे डाओवी और वो फेंगे, किसी का भी नाम ले लो। ये लोग तो इमेमोरियल गॉड रियल्म गए थे, वहां की मदद से मतलब फॉर्च्यून की वजह से ग्रैंड एम्पिरियन बन पाए। फिर ये उसके बारे में भी बताते हैं ग्रैंड एम्पिरियन जेमिनी और जीओडी के बारे में, कि वो लोग सेम जनरेशन के हैं, मतलब सेलेस्टियल एंसेस्टर के समय के थे। जैसे ग्रैंड एम्पिरियन वू फेंग है, वो अपने टाइम में 14th पैलेस तक गए थे, फिर इमेमोरियल गॉड रियल्म जाकर के ये ग्रैंड एम्पिरियन बन पाए। तो वांगलिंग भी पूछता है यार ऐसे कौन से ग्रैंड एम्पिरियन है जिन्होंने 19th पैलेस को पार किया था। तो ये बंदा बताता है कि डोंगलिंग सेक्ट के ग्रैंड एम्पिरियन जो डोंगलिंग नाम के थे। तो वांगलिंग और हैरान होता है, मतलब सबसे पावरफुल थे, जीओडी वगैरह की भी फटती थी, वो अपने दम पर बने थे, अपने स्ट्रेंथ पर ग्रैंड एम्पिरियन बने थे। ये सब चीजें स्नो रेन बताता है। वांगलिंग में से बोलता है बहुत शुक्रिया। वांगलिंग अब 11th पैलेस की तरफ बढ़ जाता है। तो 11th पैलेस सच में अलग था बाकी 10 से। पहले तो ये काफी बड़ा था, प्रेशर भी यहाँ पर ज्यादा था। तो 11th पैलेस को पार करने वाले बस 22 लोग थे। अब लोग डिस्कशन शुरू कर देते, भाई ये कितने लेवल्स को पार करना चाहता है, लगता है ये दिखावे में आकर कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। इवन मतलब बहुत कम ही लोग थे जो विश्वास कर सकते थे कि ये बंदा 11th पैलेस को भी पार कर सकता है। तो जैसे जब काइवे बना था ग्रैंड असेंडेंट एम्पिरियन, जैसे 10th को पार किया था, फिर 11th को पार किया था उसने एक साथ ही, बट 12th को नहीं कर पाया। और जो मिंगडाओ था वो 12th को भी पार कर गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, बस 13वें पे रुक गया था पहली बार में। इसलिए दोनों बहुत फेमस थे, अभी तक भी फेमस थे। डावी का पूरा ध्यान इस तरफ था, यार इसे मैं रिक्रूट करूंगा, ये सही बंदा है। वू फेंग का भी सेम हाल था, हालांकि जो ओल्ड मैन जीओडी थे उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पर्पल यांग सेक्ट में वो जो मिडिल एज्ड मैन गोया, वो काफी एक्साइटेड थे। अगर ग्रैंड एम्पिरियन जेमिनी से रिक्रूट कर ले तो हमारे ग्रैंड एम्पिरियन के लिए बहुत अच्छा होगा। जीओडी बोलते चलो ठीक है, इस बंदे ने 10th पैलेस को पार किया है, थोड़ा बड़ा चीटी है, बट काइवे या मिंगडाओ के कंपेयर का बंदा नहीं है। उधर मिंगडाओ को दिखाया जाता है। तो सेलेस्टियल एम्परर बात कर रहे थे कि तुम क्या सोचते हो, मिंगडाओ एकदम अलग ही कोल्ड बंदा था। वो बोलता है मुझे एक सांस लगेगा इस बंदे को मारने में। तो वांगलिंग 11th लेवल पे था, फॉर कॉन्फिडेंस था, और इससे सवाल पूछा जाता है। एक आवाज आती है, मतलब कि डाओ क्या है। दोबारा से आवाज आती है, इस बार ज्यादा इंटेंस आती है कि डाओ क्या है। वांगलिंग का चेहरा थोड़ा बदलने लगता, मतलब उस आवाज में एक प्रेशर था जो कि ऐसा फील इसे करवा रहा था कि मानो इसका सोल भी कोलैप्स कर जाएगा। और वांगलिंग के डाओ की समझ आपको पता है, जब मैंने इसको 3 इथेरियल एसेंसेस समझाए थे तो ये अलग लेवल पे जा चुका था ज्यादातर लोगों से। इसका डाओ सुप्रीम था। वांगलिंग बोलता है कि देखो जीवन और मृत्यु ना एक बाधा है, एक तरह से हमें रोकती है, वही डाओ है। बेसिकली इसका कॉम्प्रिहेंशन था, इसकी समझ था लाइफ और डेथ का, जो ये सामने वाली की आवाज को बताता है। अब जो फॉग था वो हट जाता है और एक गोल्डन रोब वाला बंदा इसे दिखाई देता है, और इसके बगल में एक जायंट स्कॉर्पियन का शैडो था। वांगलिंग पहचान जाता है कि ग्रीन डेविल स्कॉर्पियन का शैडो है। वांगलिंग देखता है कि जो गोल्डन फिगर ये खुद वांगलिंग है और इस स्कॉर्पियन से बैटल कर रहा है। इधर लोग बाहर में अपना डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं क्या ये अपने को ऐसा सोचता है कि ये काइवे या मिंगडाओ है कि एक ही बार में 10th भी पार कर जाएगा, 11th भी ऐसा। मुझे देखो, मुझे 11th को पास करने में कितना टाइम लग गया था। ये जो था ना असेंडेंट एम्पिरियन टाइनी चाइल्ड, ये बोल रहा था, पर तभी गोल्डन लाइट चमकती 11th पैलेस से और ये शक पका जाता है कि असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वांगलिंग बाहर आ चुका था, इसका चेहरा थोड़ा ज्यादा पीला था। 11th पैलेस में जो भी हुआ था इसके दिमाग में ये उसे सोच रहा था। पहला स्पिरिट जो प्रकट हुआ 11th लेयर पे वो था ग्रीन डेविल स्कॉर्पियन, और उसके पीछे पीछे 7-8 और प्रकट हुए थे जैसे जैसे ये बैटल कर रहा था। और अगर इसने वो सोल आर्मर नहीं पहना होता तो सही में इसके लिए बहुत मुश्किल होता। जो आखिरी सोल प्रकट हुआ था ना वो एलिफेंट जैसा कुछ तो था, उसका स्ट्रेंथ भी बहुत खतरनाक था। हालांकि वो इल्यूजन्स थे एक तरह से, लेकिन फिर भी इतने पावरफुल थे। और इस दौरान इसको एक आवाज सुनाई दी थी, बस इसी को, कि मैं लियान यून से हूँ, मेरा डिवाइन सेंस है यहाँ पर इम्पेरियन ट्रायल में, मैंने स्पेल भी छोड़ा है, इट एक्सट्रीम डाउ।
अगर फ्यूचर जनरेशन इससे फेटेड है उसे ये मिलेगा, और क्योंकि तुमने इस टेस्ट को पास कर गए हो तो तुम्हें एक्सट्रीम फायर डाउ मिलेगा। ये न तो कोई स्पेल है, न तो कोई सेंस है, न तो कोई डाउ स्पेल है। ये मैंने भी नहीं बनाया, मुझे ये इमेमोरियल गॉड रियल में मिला था। वांगलिंग के दिमाग में एक इमेज बनता है, छाया बनता है, पाम दिखता है जिसके अंदर ग्रीन स्मोक जैसे कुछ दिखता है, और वो 9 स्मोक रिंग्स दिखते हैं। वांगलिंग फिलहाल बाहर आने के बाद बैठ गया था और इस चीज को कॉम्प्रीहेंड करने लगता। जैसे इसने ये स्पेल पहले भी यूज किया था, हेवनली बुल से बैटल के टाइम इसने देखा था सेलेस्टियल एंसेस्टर को उस ऑरा को यूज करते हुए। इस बार की बात अलग थी, इसे पूरा समझ मिल रहा। और जो वांगलिंग के आसपास ग्रीन स्मोक था, जो एसेंडेंट इंपेरियंस थे वो पहचान लेते हैं कि सेम चीज काइवे को भी मिला था, एसेंडेंट इंपेरियन को। गेट एक्सट्रीम फायर डाउ या जो भी बोलो। अब कुछ लोग थे कि नहीं यार 11th शायद इसका लिमिट होगा, खास करके वो टाइनी चाइल्ड, उसे थोड़ा सा जेलसी फील हो रहा था। थोड़ा समय बीतता है और वांगलिंग आंखें खोलता है, उसके आसपास का ग्रीन स्मोक गायब हो जाता है। वांगलिंग अब 12th पैलेस की तरफ देखता है। वांगलिंग सोचता है यार स्नोरेन ने सही बोला था कि 11th पैलेस से आपको कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, और ये सोचता है यार इमेमोरियल गॉड रियल में ऐसा क्या चीज है, सेलेस्टियल एंसेस्टर को इतना बड़ा फॉर्चून मिला। और वांगलिंग के हिसाब से अगर ये 12th लेवल को पार कर तो काइवे इतना फेमस होगा, और अगर 13th को भी पार कर जाए तो मिंगडाओ के इतना। बट ये इसके लिए काफी नहीं, लोग बावले हो जाते कि भाई ये आदमी बावला है क्या, 12th पैलेस को भी अटेम्प्ट कर रहा है। कुछ लोगों को तो भरोसा हो जाता है, जैसे स्नोरेन जैसे लोगों को। मुझे जितना समझ में आ रहा है, जब तक ये बंदा कॉन्फिडेंट नहीं रहता है ये आगे नहीं बढ़ता है। कुछ लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं थे। अब क्योंकि माहौल थोड़ा इंटेंस हो रहा था ना, तो बहुत सारे ट्रांसफर एरेज चमकते, और भी जो पावरफुल एसेंडेंट इंपेरियंस थे, हेवनली फ्लेम, चेनफान, शैटर्ड ड्रीम, हांडान, ये लोग भी प्रकट हो जाते हैं। मतलब 30 एसेंडेंट इंपेरियन और आ चुके थे। टोटल आई गेस 48 थे, वांगलिंग 49 हुआ है। और इस दौरान एक शैडो और प्रकट हो। इंपेरियन एक्सॉल्ट नहीं थे, एसेंडेंट इंपेरियन भी नहीं थे, ये थे ग्रैंड इंपेरियन वू फैंग, गंजे थे। और सबको इग्नोर करके वांगलिंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं अगर तुम 12th पैलेस पास करो या ना करो तो तुम्हें ऑफर तो दूंगा, अब तुम्हारे ऊपर है। और इनकी आवाज ऐसी थी कि सब सुन सकते हैं, वांगलिंग को भी सुनाई देता है। वो भी इन्हें रेस्पेक्ट देता है उधर से ही, और ये बोलता है कि इस मैटर के बारे में मैं बाद में सोचूंगा। फैंग बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं। इस दौरान एक और ट्रांसफर है चमक, डाउई भी बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं लिटिल फ्रेंड वांगलिंग, तुम्हें हमारा एग्रीमेंट याद है? वांगलिंग भी बोलता है हाँ आपने बोला था कि अगर मैं 9th पैलेस को पार करूंगा आप खुद मुझसे मिलने आएंगे। ये बोलते ये सब बातें छोड़ो, तुम 12th पैलेस को ट्राई करो। इधर वू फेंग और डाउई की थोड़ी बहस भी होने लगती है, इस बंदे को मैंने पहले देखा तो थोड़ा चलता है इनका। फिर इन्हें डाउट आता है यार अगर 12th पैलेस को पार करके तो जीओडी भी ना आ जाए और सेलेस्टियल एम्परर भी ना प्रकट हो जाए। पर्पल यांग सेक्ट की ग्रैंड इंपेरियन ज़ेमिनी थी, वो 2 बच्चियां, उन्हें तो फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन गुया काफी टेंशन में थे। इस दौरान गुया मिरर में देख ही रहते, तभी हान हान आती और बोलती, शायद वावा आती कि उस लिटिल वुल्फ को पकड़ने में मदद करो हमारे, ये आज बहुत बुरा बिहेव कर रहा। मिडिल एज मैन मतलब गुया बोलते लिटिल एंसेस्टर, पर तभी मतलब इन दोनों लड़कियों में से एक का ध्यान चला जाता है मिरर में, यार उस बंदे को तो मैं जानती हूँ। गुया भी आश्चर्यचकित हो जाती। फिलहाल लेकिन लिटिल एंसेस्टर की मदद करने चले जाते, लिटिल वुल्फ को सबक सिखाने, इसको हम प्यार से ग्रीड भी बोलते हैं। लेकिन इस दौरान वो देख के मिरर में सोच रही थी यार बंदा मैंने उसको देखा है। फिर ऐसे याद आता है कि ये तो वांगलिंग है और इसकी मदद मैंने और हान हान ने की थी। तो बोलती ठीक है हम तुम्हारे साथ चलेंगे। गुया भी एक्साइटेड हो जाते कि चलो सही है। पूछते कि क्या आपने सच में इस बंदे को बचाया था? बट ये बोलती क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? अब गुया काफी एक्साइटेड थे कि अगर मतलब ग्रैंड इंपेरियर ज़ेमिनी ने इसे बचाया होगा तो ये बंदा तो मान ही जाएगा। लेकिन ये बोलती अगर ये बंदा माना तो ठीक, तुम्हें पता है मैं किसी को रोकती नहीं हूँ, किसी को मजबूर नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि फेट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। गुया बोलते हाँ आप सही बोल रहे हो। ये बंदा जो था ना ज़ेमिनी रिइंकार्नेशन में गई थी और इनको प्रॉब्लम आ गया था, 2 भागों में बट गई, उसके बाद भी यहाँ पर टिका हुआ। लेकिन जब वो अपने पीक पर थी तो इन्होंने गुया को मतलब गुया बनाया था, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया था। फिलहाल इनके अंडर में ये अकेला इंपेरियन एक्सॉल्ट था। इधर जीओडी को दिखाया जाता है, अच्छा तो ये बंदा 12th पैलेस की तरफ पड़ रहा है, मैं इसे शायद ऑफर दे सकता हूँ। ज्यादा अभी भी फर्क नहीं पड़ता कि यार ये बंदा मिंगडाओ से अभी भी बहुत नीचे है। जो पत्ते थे वो उसे देखने लगते। उधर इंपीरियल एम्परर अपने सेलेस्टियल एम्परर को दिखाया जाता, के साथ मिंगडाओ बचा था, बैठा हुआ था और बोलता है कि मैं अभी भी एक सांस में मार सकता हूँ। और सेलेस्टियल एम्परर बोलते हैं ये पार नहीं कर पाएगा 12th पैलेस को, क्योंकि 12th पैलेस पर हेवनली बुल का सोल है, मुझे इस बंदे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जैसे ये बोलता है इसका ड्रैगन थ्रोन के आसपास सेलेस्टियल एंसेस्टर जैसे ऑरा दिखती है, मतलब जिस तरफ ये देख रहा था ये लाइट इंपेरियन ट्रायल से आ रही, और क्योंकि ये सेलेस्टियल एम्परर है पावरफुल है तो वहां तक देख पा रहा था कि इसने 12th पैलेस को भी पार कर लिया है। अब मिंगडाओ को भी थोड़े से जेलसी फील होती है, फिर भी ये बोलता है 12th पैलेस को ही पार किया है, ऐसे क्लैन में हमारे बहुत सारे लोग हैं। बट जो सेलेस्टियल एम्परर थे वो कुछ और ही सोच रहे थे। उस इल्यूजन को देखकर सेलेस्टियल एंसेस्टर का प्रकट हुआ था। माउंट एम्परर पर जो जीओडी थे एक बार को तो खड़े हो जाते, फिर बैठ जाते, फिर बोलते यार इसके पास अवेलेबल सोल आर्मर है इसलिए ये 12th पैलेस को पार कर पाया। अभी भी ये मिंगडाओ के कंपेयर का नहीं है, लेकिन अगर ये 13th पैलेस को भी सोल आर्मर के साथ पास कर लेता है तो ये नॉर्मल एसेंडेंट इंपेरियन नहीं है। ये आंखें बंद कर लेते और सोचते हैं कि इसको रिक्रूट करूं या ना करूं। वांगलिंग जब 12th लेयर से बाहर आता है तो इसके आसपास एक पानी का जो भाप होता है ना उसकी और आती है, इसे बोलते हैं एक्सट्रीम वाटर डाउ। वांगलिंग अब इसके बाद तुरंत ही 13th पैलेस की तरफ बढ़ जाता है। मिंगडाओ को भी थोड़ा सा हैरानी होती है, किलिंग इंटेंट आता है। फर्स्ट टाइम में उसने 12th लेयर को पार किया था, 13th पे रुक गया था। बोलता है कि सेलेस्टियल एम्परर मैं इंपेरियन ट्रायल में जा रहा हूँ, 16th पैलेस के लिए ट्राई करूंगा इस बार, क्योंकि यार देखो अब कुछ भी हो वांगलिंग 12th लेयर को पार कर गया है।
तो सेलेस्टियल क्लैन में एक नाम तो बना ही चुका है शायद, क्योंकि एसेंडेंट इम्पेरेंस जो होते हैं ना वो बहुत फेमस हो जाते हैं। तो इवन एंशिएंट क्लैन में भी वहां के लोग इनका नाम जानते हैं। जीओडी भी अब पहले जैसे नहीं थे, सीरियस तो हो ही चुके थे क्योंकि इन्हें पता था 13th पैलेस को पार करना सोल आर्मर के साथ भी बहुत मुश्किल होता है। अब डाओई समझ चुके थे कि वांग ली ने अच्छा खासा ग्रैंड इम्पेरेंस को प्रभावित कर दिया, तो इसे अगर मनवाना है तो अच्छा खासा प्राइस पे करना पड़ेगा। वो फैंग का भी सेम हाल था। स्नोरेन एकदम शांत थे और देख रहे थे और सोच भी रहे थे कि क्या ये बंदा मिंगडाओ को सरपास कर पाएगा, क्योंकि 13th पैलेस को उस टाइम वो पार नहीं कर पाए थे। तो अगर ये ऐसा कर पाया तो मिंगडाओ से भी ऊपर इसका नाम हो जाएगा। टाइनी चाइल्ड जो कि जेलस बंदा था वो सोचता कि नहीं ये पार तो नहीं कर पाएगा। और जब वांग ली 13th पैलेस के अंदर था फिलहाल, चेहरा पीला पड़ चुका था। यहाँ का फॉग भी काफी इंटेंस था। जानता था कि सोल आर्मर ओमनीपोटेंट तो नहीं है, मतलब हर बार इसकी रक्षा तो नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे इंसान का कल्टीवेशन बढ़ता है सोल आर्मर से आपको उतना पावर नहीं मिल पाता है। लेकिन इसे एक फायदा हुआ था, 11th पैलेस में इसने एक्सट्रीम फायर डाओ सीख लिया, 12th पैलेस में एक्सट्रीम वाटर डाओ। टोटल 8 एक्सट्रीम डाओज होते और वांग ली के फिलहाल पास अब 2 था। फिर से वही आवाज आती है कि डाओ क्या होता है। हर बार इसने क्योंकि 2 पैलेस पार कर चुका, अलग संदर्भ में आंसर थे। पहली बार लाइफ और डेथ, दूसरी बार में कर्मा के सेंस में, तीसरी बार जो ये डाओ बताता है वो ट्रू और फॉल्स के रूप में बताता है। वांग ली भी अब सोचता है यार 13th पैलेस के बाद मैं रुक जाऊंगा क्योंकि फालतू में ऊपर जाना भी मुश्किल है मेरे लिए। और वांग ली अपने आंसर देता है कि देखो लाइफ और डेथ चेन्स के जैसे होते हैं वो भी डाओ है, लेकिन वो चेन क्या करते हैं साइकिल बना लेते हैं कर्मा का, और वो डाओ का अगला रूप है। बोलो या डाओ ही है। लोग सपने देखते हैं ना कि मुझे ये बनना वो बनना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ फोर्स को रोकता है, इन्हें कहीं दुख का कारण बनता है। उससे वो आजाद नहीं हो पाते, उस ट्रू और फॉल्स के बीच में फंस के रह जाते हैं, उस बैरियर को तोड़ नहीं पाते हैं। यही डाओ है। तो फॉग हट जाता, पूरा स्टार सिस्टम दिखने लगता है। लोग बाहर में बोल रहे थे 13th पैलेस को ये बंदा पार नहीं कर पाएगा। अगर कर गया तो पावरफुल जो एसेंडेंट इम्पीरियंस है फिलहाल के रैंकिंग के हिसाब से 3रे नंबर पे चला जाएगा। मिंगडाओ, फिर काउवे, फिर ये बंदा। लोग अब रिलैक्स फील करते कि नहीं अब नहीं कर पाएगा क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा था। फिलहाल एंशिएंट ट्रांसफर एरे चमक, मिंगडाओ भी प्रकट हो जाता। लोग बोलते जब वांग ली अगर 13th मान लो पार कर गया तो मिंगडाओ का क्या रिएक्शन होगा। हालांकि सभी इस समय मिंगडाओ को एक अलग रेस्पेक्ट दिखा रहे, स्ट्रॉन्गेस्ट एसेंडेंट इम्पेरियन। और मिंगडाओ इस दौरान ग्रैंड इम्पेरियन डाओई और वूफेंग को ग्रीट करता है। वूफेंग याद करते हैं पुराने दिनों को जब इन्होंने मिंगडाओ को अच्छा ऑफर दिया था, लेकिन सेलेस्टियल एम्परर ने क्या ऑफर दिया था किसी को नहीं पता, और मिंगडाओ उनके साथ चला गया था। पर इस दौरान 13th पैलेस का भी लाइट चमकता है। लोग समझ जाते हैं कि वांग ली 13th पैलेस को पार कर चुका है, कि मिंगडाओ भी पहले अटेम्प्ट में नहीं कर पाया था। मिंगडाओ की आंखें इस समय देखने लायक थी और लोग आश्चर्यचकित थे कि भाई इसके पास कितना बैटल पावर है। ऐसा तो नहीं कि 19th पैलेस को भी आज पार ही कर जाएगा, ऐसे सपने तो नहीं देख रहा है। अब मिंगडाओ दिखाता है खुद को एकदम काम दिखा रहा था, बट अंदर में एक अलग ही कोल्डनेस था इसके। वांग ली को दिखाया जाता है जिसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। तुरंत 14th लेयर को अब ये ट्राई भी नहीं करता। मिंगडाओ बोलता है अब तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है। बहुत सारे कल्टिवेटर्स का ध्यान आता है, डाओई को फर्क नहीं पड़ता। वूफेंग स्माइल कर रहे थे और बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट भी आता है। जीओडी भी देख रहे थे उस तरफ, इनकी आंखें चमकती है। बोलते यार 13th पैलेस कोई बंदा पार कर चुका है, मतलब वर्दी तो है। लेकिन मिंगडाओ का एक्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं वांग ली क्या रिप्लाई करता है। सेलेस्टियल एम्परर जो कि इल्यूजन की तरफ देख रहे थे, चेहरे पर स्माइल आता है। ये बोलते हैं कि यार 13th पैलेस ये क्या कोई बड़ी चीज थोड़ी है, बट मिंगडाओ थोड़ा ज्यादा एरोगेंट है, नहीं चाहता कि कोई उसे सरपास करे। लेकिन ये पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन ये बंदा क्या करता है कि उस चीज को गुस्से में लेकर के और अपने पर मेहनत करता है, इसीलिए मैं इसे कुछ बोलता नहीं हूँ। पर्पल यांग सेक्ट में गुया को दिखाया जाता है जो खुद बोलते हैं यार ये मिंगडाओ कुछ ज्यादा ही अकड़ू बंदा है, उसको जेलसी फील हो रही है। वांग ली पूछता है कि आप कौन हो। मिंगडाओ एकदम एरोगेंट टोन में बोलता है मिंगडाओ, और बोलता है तुम रुक क्यों रहे हो, आगे नहीं बढ़ना है। वांग ली इस बंदे को समझ जाता है और स्माइल करता है, डाओई की तरफ बढ़ जाता है और वूफेंग की तरफ, इन दोनों को ग्रीट करता है और बोलता है मुझे कुछ और काम है तो मैं निकल रहा हूँ। वूफेंग स्माइल करते कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें बाद में मिल लूंगा। डाओई का भी सेम रिएक्शन था। वांग ली मिंगडाओ को इग्नोर करता, ट्रांसफर एरे की तरफ बढ़ जाता है यहाँ से निकलने के लिए। इसका काम पूरा हो चुका था, लोगों को दिखा चुका था। लोगों को लगता है शायद वांग ली मिंगडाओ को प्रोवोक नहीं कर सकता, इसलिए बच के जा रहा है, यानी इसे अपना लिमिट पता है। फिर वांग ली जो कि ट्रांसफर एरे के करीब था, लोगों की बातें सुन सकता था, पर जैसे ही अंदर एंटर करने वाला था एक आवाज आता, तुम ऐसे ही जाने वाले हो। मिंगडाओ की आवाज थी। वांग ली बोलता हाँ मैं 14th ट्रायल अटेम्प्ट नहीं करूँ। मिंगडाओ और कोल्ड वॉइस में बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम 14th प्लेस ट्राई करो और फेल हो जाओ उसके बाद जाओ। वांग ली हंसता है, ध्यान नहीं देता, ट्रांसफर एरे में एंटर कर जाता। इस समय मिंगडाओ के अंदर एक किलिंग इंटेंट था, ट्रांसफर एरे की तरफ ये अटैक कर देता है, जबकि फाइटिंग यहाँ पर अलाउ नॉर्मली नहीं होती। लोग बोलते यार ये बंदा सही में ग्रैंड इंपीरियन के अंडर में नंबर 1 है, रूल्स को भी नहीं मानता है। वो जायंट फिंगर अटैक वांग ली की तरफ पड़ता है। अगर वांग ली मूव नहीं करेगा तो उसका डिवाइन सेंस जो है यहाँ पर डैमेज हो सकता है। ट्रांसफर एरे वैसे भी अगर फट गया तो वांग ली और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डाओई फिलहाल कुछ बोलते, वूफेंग को गुस्सा आता है, बोलते मिंगडाओ तुम ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हो। और तभी एक हंसने की आवाज आती, यहाँ पर सेलेस्टियल एम्परर प्रकट होते हैं। इनका अपना मेथड था। वूफेंग ने जो अटैक किया मिंगडाओ पर, ये उसे काउंटर कर देते हैं। इधर वांग ली का किलिंग इंटेंट बढ़ता है, उससे लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। जब वो फिंगर अटैक आ रहा था वांग ली बाहर निकल आता है ट्रांसफर एरे से, फिंगर अटैक गायब हो जाता है। बस वो बंदा अटैक इसलिए किया था ताकि वांग ली को मॉक कर पाए, अटैक आगे आके अपने आप ही गायब हो जाता है। और वो फेंग बोलते हैं सेलेस्टियल एम्परर ये कर क्या रहे हो आप।
अब एम्परर भी बोलते हैं कि वुफेंग गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, मिंग डाओ ने उसे हर्ट नहीं किया, बस ऐसे ही उसे नॉर्मल ऑरा से अटैक किया था। वुफेंग भी बोलते अगर वांगलिंग अंदर एंटर कर जाता, ट्रांसफर एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता तो क्या होता, बट एम्परर बोलते क्या बच्चा इंजर्ड हुआ है वो फैंग भी बोलते छोड़ भाई, इससे बहस करके मतलब नहीं है, और बोलते तुम्हें इस बंदे को रिक्रूट करना है कर लो, ऐसे कल्टिवेटर्स मुझे नहीं चाहिए। और ये कैजुअल टोन में बोलते भाई ये सोल आर्मर पहन के 13th पैलेस को पार किया, बिना सोल आर्मर के शायद ये असेंडेंट इम्पेरियन भी ना बन पाए, मतलब 10th लेवल को भी पार ना कर पाए। ये सुनकर के जो भी यहाँ पर असेंडेंट इम्पेरियंस थे या इम्पेरियन एक्सॉल्ट्स थे कि यार ये बंदा तो सेमलेस है, इसने सोल आर्मर यूज किया। मैं भी सोच रहा था यार ये 5th पैलेस से सीधा 13th पैलेस तक कैसे पहुंच गया, मतलब इस बंदे ने एक तरह से हमें धोखा दिया है। बंदा असेंडेंट इम्पेरियन नहीं है, ये तो नॉर्मल इम्पेरियन एक्सॉल्ट है बिना सोल आर्मर के, इसलिए ग्रैंड इम्पेरियन जीओडी नहीं है, बंदा चीटर है। इस दौरान कुछ लोग ये भी बोलते सेलेस्टियल एम्परर का इससे कुछ मतलब दुश्मनी तो नहीं है। लोग भी जो समझदार थे वो जानते थे सोल आर्मर के साथ भी 13th पैलेस को पार कर, क्योंकि सेलेस्टियल एम्परर नहीं चाहते थे कि वांगलिंग को इतना फेम मिले इतना इजीली। और मिंग डाओ भी बोलता अच्छा इसलिए तुम 14th लेवल को ट्राई नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम सोल आर्मर तुम्हारा आउट होने वाला था जो उसका टाइम होता है। डाओई बोलना चाहते थे बट बोल नहीं पाते और समझ चाहते कि सेलेस्टियल एम्परर के साथ इसका रिलेशन अच्छा नहीं है, और डाओई अब ट्राई नहीं करते वांगलिंग को फिलहाल रिक्रूट करने। इस दौरान एक एंग्री वुमेन की वॉइस आती, तुम लोग शांत हो जाओ, कि 10-12 साल से पहले की बात, वांगलिंग बिना सोल आर्मर के मुझसे बैटल कर सकता था, तुम लोग ऐसा कह रहे हो, और सोल आर्मर भी है तो क्या ही फर्क पड़ता, मतलब इसे फॉरेन सोल्स का पावर मिला है, तुम लोग ऐसा कर सकते हो, कुछ नहीं बस तुम लोग नफरती हो, जेलस हो। ये था एम्पेरियन एक्सॉल्ट हाइजी का आवाज भाई, जो कि सेलेस्टियल क्लैन में बहुत फेमस बंदी थी, कि टीचर भी ग्रैंड इम्पीरियन जीओडी थे, जो सबसे पावरफुल ग्रैंड इम्पीरियन माने जाते हैं फिलहाल के समय में, जेमिनी के अलावा। जेमिनी भी बहुत पावरफुल है, थोड़ी वीक हो गई है सोल बटने की वजह से। सेलेस्टियल एम्परर बोलते कि लिटिल फेलो हाइजी बकवास मत करो, मेन फोकस कल्टीवेशन पे होना चाहिए, एक्सटर्नल पावर पे नहीं। मेरे हिसाब से सैकड़ों साल बीत जाएंगे, 500-1000 साल, तो भी ये बंदा 14th पैलेस को पार नहीं कर पाएगा। ये एक्सटर्नल पावर यूज कर रहा है। तुम्हें वास्तविकता समझनी चाहिए कि अपने पर रिलाई करो, बाहरी चीजों पर नहीं। वू फेंग जो कि लंबे समय तक शांत थे बोलते एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हो, तुम्हें ग्रैंड इम्पेरियन का टाइटल कैसे मिला? बाहरी पावर की वजह से, जो तुम्हें इनहेरिटेंस मिला इमोमोरियल गॉड रियल्म से, नहीं तो क्या उसके बिना तुम ग्रैंड इम्पेरियन बन पाते, या मैं बन पाता, या डावी बन पाता? प्लस तुम्हारे पास सेलेस्टियल एंसेस्टर का ब्लड लाइन था, उसके बिना तुम बन पाते, 8 एक्सट्रीम मिलता भी। और ये तो इतना तक बोल देते हैं कि सेलेस्टियल एंसेस्टर अगर होते ना तो उनकी नजर में तुम वर्थलेस हो, बिना काम के हो। सेलेस्टियल एम्परर अब वू फेंग की तरफ देखते कि तुम ग्रैंड इम्पेरियन को सोल आर्मर से कंपेयर कर रहे हो। मैं समझता है अगर कोई ग्रैंड इम्पेरियन बन जाए तो 19th लेयर को उसके बाद इजीली पास कर सकता है, क्या दोनों सेम चीज है? और ये बोलते अगर ये 15th पैलेस पार कर तो मैं खुद इसकी मदद करूंगा, होली एडिक्ट पास कर दूंगा, मतलब एक फरमान। ग्रैंड इम्पेरियन के नीचे में सबसे पावरफुल बंदा यही है। और सेलेस्टियल एम्परर स्माइल करते हैं। इस दौरान मिंग डाओ को बोलते हैं कि पैलेस वापस लौटो। डाओई भी जाने ही वाले, जितने भी यहाँ पर एसेंडेंट इम्पेरियन या इम्पेरियन एक्सॉल्ट्स आए थे वो भी जाने लगते। और तभी वांगलिंग बोलता है यार इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया। सेलेस्टियल एम्परर भी गायब ही होने वाले। वांगलिंग बोलता है 15th पैलेस तो देख लो सेलेस्टियल एम्परर। वांगलिंग की बॉडी में मानो एक फोर्स इकट्ठा हो रहा है, ये अब 14th पैलेस की तरफ बढ़ जाता है। वू फेंग भी देखकर हैरान थे, अभी की नजर उस तरफ जा चुकी थी। कुछ लोग तो बोलते भाई ये बावला हो चुका है, ये शर्म के मारे 14th लेवल को ट्राई करना चाहता है। जौरान जीओडी को दिखाया, उन्हें लगता है कि यार इस बंदे का हार्ट जो है वो स्टेबल नहीं है। सेलेस्टियल एम्परर की बातों में आ गया और अपने पावर को न समझ करके 14th लेवल के लिए ट्राई कर रहा है। इस दौरान में पर्पल यांग सेक्ट को दिखाया जाता है। ग्रैंड इम्पेरियन जेमिनी अच्छा खेल चुकी थी, अब थोड़ा खेलने के बाद थक गई थी, तो मिडिल एज गुया के साथ मिरर में देख रही थी। रीड भी साथ में था, जो कि जिन्हें ये लोग टॉर्चर कर रहे थे, और वो हैरान था कि वांगलिंग, मतलब ये पूरा ब्लैंक हो जाता है। सेलेस्टियल एम्परर इसलिए यहाँ पर आए थे ताकि ये वांगलिंग के रेपुटेशन को खत्म कर सके, ताकि कोई ग्रैंड इम्पेरियन वांगलिंग को रिक्रूट ना कर। सबसे डायरेक्ट मेथड था जो इन्होंने ट्राई किया था। हालांकि इन्हें नहीं लगा था कि वांगलिंग 14th पैलेस के लिए ट्राई करेगा। वांगलिंग बोलता है कि यार सेलेस्टियल एम्परर सच में बहुत नफरती होती है, इनके अंदर में वो चीज देख सकता। वे डोंगलिंग पुल के जो एंसेस्टर है, इवन जो डोंगलिंग पुल के अंदर वो बंदा है फॉरेन एंटिटी, वो गाली मार रहा था लियान यूनजे को, यानी इनके एंसेस्टर जो है सेलेस्टियल एंसेस्टर को। वांगलिंग 14th पैलेस में एंटर करता है, बोलता है ध्यान से देखो सेलेस्टियल एम्परर। डाओ बोलता है ये ज्यादा एरोगेंट हो रहा है। सेलेस्टियल एम्परर रिएक्ट नहीं करते, स्माइल करते, बोलते मैं वेट करूंगा कि तुम 15th पैलेस को भी पार कर जाओ। वांगलिंग जानता था कि सेलेस्टियल एम्परर सभी लोग का फोकस इसी पर है, सोल आर्मर के पास इसके ज्यादा टाइम नहीं। ये अपने अवतार को यूज करने वाला था जो कि वॉइड में था, सोल गाइड मेथड यूज करके उसके साथ फ्यूज हो जाता है। 14th पैलेस को पार करने वाले दो ही लोग थे, काई वे और मिंग डाओ। इवन डाओई को भरोसा नहीं था कि वांगलिंग 14th पैलेस को पार कर सकता है, बट जो लोग वांगलिंग को जानते थे वो जानते थे वो ऐसा ट्राई नहीं करेगा। सेलेस्टियल एम्परर अभी सोच ही रहे और थोड़े से हैरान भी थे इस दौरान, ऐसा ट्राई तो नहीं करता है। गोल्डन लाइट चमकता है, पूरा एरिया गोल्डन लाइट से ढक जाता है और वांगलिंग 13th पैलेस को भी पार कर चुका था 9 सांस के अंदर ही। अब लोगों को लगता है कि इसके पास दूसरा सोल आर्मर है, बट ऐसी बात तो थी नहीं। मिंग डाओ की आंखें देखने लायक।
सेलेस्टियल एम्परर बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं है, 14th पैलेस को ही पार किया। लेकिन अंदर इनके भी हलचल हो रहा था। वांगलिंग 15th पैलेस में एंटर करता। को लगता है क्या हम इसे समझ नहीं पाए। डावी को लगता है यार मैंने तो इसका साथ भी नहीं दिया था। और 15th पैलेस में लाइट चमकती, वांगलिंग बाहर आ जाता है 9 सास के अंदर ही। सभी को समझ में आता है कि इन्होंने इस बच्चे को समझ नहीं पाया। ये बंदा तो अपने पावर को छिपा रहा था ताकि ज्यादा प्रदर्शन न करे। वू फेंग शांत थे कि चलो मैंने इसको सपोर्ट किया था, अच्छी बात है। मिंगडाओ का किलिंग इंटेंट और बढ़ जाता है और लोगों को भी समझ में आ जाता है कि यार ये बंदा बहुत पावरफुल है। हाइजी देख रही थी और स्माइल कर रही थी। इसे फील हो रहा था कि वांगलिंग और उसके बीच का गैप बहुत ज्यादा है, फिर भी वो बहुत वांगलिंग के लिए खुश थी। मिंगडाओ भी 16th जो पैलेस था के जाने वाले रास्ते पर वांगलिंग के साथ आ जाता है, क्योंकि एक समय में 2 लोग भी एंटर कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं, ये बहुत बड़ा जगह होता है। अब दोनों एक साथ ट्राई करने वाले। सेलेस्टियल एम्परर भी चीजों को देख रहे थे। वांगलिंग ने जो ये सोच रहे थे हर एक चीज को धराशायी कर दिया था। 9 सांस और बीत जाते। 16th पैलेस में अभी तक लाइट नहीं चला, शायद कई हजार सालों से जला भी नहीं थी। 9वें सांस के जस्ट बाद ही लाइट चलने लगता है। सोचते किसने पार किया होगा। कुछ लोग तो ये बोलते भाई 9 सांस बीते मतलब पक्का वांगलिंग होगा। कुछ लोग बोलते नहीं मिंगडाओ भी बहुत फेमस है, शायद वो इस बार पार कर गए हो। सभी की नजरें उसी पर थी और हाइजी का एक्सप्रेशन देखने लायक। पहले नर्वस थी, बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वांगलिंग बाहर आता है। चेहरा थोड़ा पीला था और ये बाहर खड़ा। डावी तो मतलब एकदम अवाक रह जाते हैं। जीओडी मतलब इस बार तो भाई अपने माउंटेन पर बैठे हुए थे, उन्हें दिखाया जाता है। वांगलिंग दिखा चुका था कि 13th पैलेस इसका लिमिट नहीं था। चेहरे पर इसके कोई इमोशन नहीं था और इस समय ये वेट कर रहा था मानो मिंगडाओ के बाहर आने का। एक अगरबत्ती के बराबर का समय बीत जाता है और आधा अगरबत्ती के बराबर का समय बीत जाता है। फाइनली यहाँ पर गोल्डन लाइट चमक। मिंगडाओ बाहर आता है और काफी खुश था कि 16th लेवल को ये पार कर चुका है और ये अनाउंस कर रहा था कि मैं मिंगडाओ 16th पैलेस को भी पार कर चुका। तब इसकी नजरें वांगलिंग पर पड़ती और वांगलिंग बोलता तुम बहुत स्लो। मिंगडाओ को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बंदा 16th पैलेस को भी पार कर चुका है। मिंगडाओ को गुस्सा भी बहुत आ रहा था। वांगलिंग एकदम प्यार से बोलता है आगे भी ट्राई करना चाहोगे। वांगलिंग एकदम इसको तोड़ देना चाहता था। मिंगडाओ को गुस्सा था, मतलब ऐसे लोग हाथ ऐसा मोड़ के मुट्ठी बांधते ना गुस्से में, कुछ वैसा करता है। और इस समय सेलेस्टियल एम्परर बोलते हैं मिंगडाओ चलो वापस चल। वांगलिंग की तरफ एक स्माइल देते हैं। चलो हमारे सेलेस्टियल क्लैन में एक और पावरफुल कल्टीवेटर आ चुका है। मैंने भी तुम्हें गलत समझा। मैं अनाउंस कर दूंगा कि तुम ग्रैंड इंपीरियन के अंडर में नंबर 1 हो, नीचे में सबसे पावरफुल बंदे। हमारा एग्रीमेंट था, तुम्हें अगर याद हो तो इंपीरियल सिटी से मैंने भेजा था, वो भी तुम पूरा कर सकते हो आकर के। वांगलिंग भी बोलता है बेशक, बट मिंगडाओ अभी जाता नहीं। वांगलिंग की तरफ देख रहा था, खुद को शांत करता। वांगलिंग एक डेंजर फील करता है मिंगडाओ से। मिंगडाओ शांत होता है, वांगलिंग से और थोड़ा सा प्रोवोक करता है। तो ये है एसेंडेंट इंपीरियन मिंगडाओ। मुझे निराशा हुई, 17th पैलेस को ये ट्राई भी नहीं कर पा रहे। सेलेस्टियल एम्परर भी बोलते हैं वांगलिंग तुम करना क्या चाहते हो। मिंगडाओ स्ट्रगल करता है ट्राई करूँ या ना करूँ। वांगलिंग भी बोलता है यार मैं ट्राई बस चाहता हूँ कि ये करे 17th पैलेस फेल हो जाए और वापस लौट जाए। सेम चीज ये बोलता है जो मिंगडाओ ने से बोला था। मिंगडाओ के लिए ऐसा लग रहा था कोई कांटा चुभ हो रहा है इसके दिल में। मिंगडाओ की आंखें एकदम खूनी लाल थी। सेलेस्टियल एम्परर अब इसे खींचने लगते हैं और ट्रांसफर एरे को एक्टिवेट कर देते हैं। और वांगलिंग इसे ऐसे जाने कैसे दे सकता। तो 99 आफ्टर इमेजेस बनाते एक बड़ा सा जायंट फिंगर अटैक इसकी तरफ बढ़ा देता है। सेलेस्टियल एम्परर को गुस्सा आता है, वो अटैक करने ही वाले, तभी वू फेंग हंसते हैं और सेलेस्टियल एम्परर को रोक देते हैं। सेलेस्टियल एम्परर कुछ कर नहीं पाते। अब मिंगडाओ बाहर आता है तो फिर वो जो वांगलिंग का अटैक था वो भी वैसे ही ये गायब कर देता है। को गुस्सा आता है कि तुम्हारे अंदर कट्स है। सेलेस्टियल एम्परर को भी थोड़ा गुस्सा आता है। वांगलिंग भी स्माइल करता है, क्या मैंने किसी को हर्ट किया, तो मैंने रूल कैसे तोड़ा। मिंगडाओ इधर अपने गुस्से को शांत कर रहा और वांगलिंग बोलते लग रहा है तुम्हारे अंदर वो चीज नहीं है 17th पैलेस को ट्राई कर पाओ, बस तुम सेलेस्टियल एम्परर की बात मानते हो, तुम्हारा खुद का कुछ नहीं है। वांगलिंग बोलता है स्क्रैम, अब नहीं मान पाता है और बोलता है चलो ठीक है वांगलिंग 17th पैलेस को हम ट्राई करेंगे। वांगलिंग हंसता है। दोनों इस समय 17th पैलेस में एंटर कर जाते हैं। सेलेस्टियल एम्परर चाहकर भी रोक नहीं पाते क्योंकि वू फेंग इन्हें काउंटर कर रहे थे और ये बोलते हैं सेलेस्टियल एम्परर को उनका नाम लेकर लियान डाउजेन, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। दोनों एसेंडेंट इंपीरियन से बच्चे नहीं है। स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।